डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों, कल मैंने घूर्णन गति का चैप्टर नंबर 7 का आप लोगों का एक लेक्चर दिया था, जिसमें बच्चों के कई सारे कमेंट आए थे मेरे पास में कि सर इस चैप्टर को शुरू से करा दीजिएगा। कोई बच्चा बोला था चैप्टर 5 से स्टार्ट कराइए, कोई कह रहा था शुरू से कराइएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों सिलेबस को आपको रिदम में लेना है और आप लोग चैप्टर, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी, तो मैं चैप्टर 7 को मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ और बिल्कुल ज़ीरो से बताऊँगा। लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, जिससे कि कहीं पर आपको नोट करने की लग रहा है, वैसे नोट्स मैंने सेंड कर दिए हैं, अगर नोट्स का लग रहा है तो नोट्स आप प्रॉपर बना सकें। तो चैप्टर नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है 7। आपका IIT JEE ले लो या आप नीट का एग्ज़ाम ले लो, सबसे ज़्यादा पूछता है रोटेशनल मोशन से। दैट मीन्स 7 नंबर का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। डेफिनेटली आई प्रॉमिस टू यू, बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों, और ध्यान से आपको इस लेक्चर को समझना है और देखना है। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 कणों के निकाय तथा गूढ़ी गति। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स को समझना है। अब जो रट के सोच रहे हैं, रट के पास होना है, तो उनके लिए तो मैंने भी हाथ जोड़ लिए हैं। लेकिन हाँ, जिनको समझना है वो वाकई में समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम के लिए तो है ही ये इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों, चैप्टर का नाम है कणों के निकाय तथा गूढ़ी गति, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल जीरो से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दृढ़ पिंड की, जिससे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। दृढ़ पिंड है क्या और क्या फोर्स एनालिसिस होगी। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड बच्चों, दृढ़ पिंड, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। अब बच्चों, रिजिड बॉडी क्या है या ये दृढ़ पिंड है क्या? बच्चों, दृढ़ पिंड एक सॉलिड है, एक ऐसा सॉलिड कि जिसके अंदर जो भी अणु हैं, एटम्स हैं, वो फिक्स हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये मैंने बोला दृढ़ पिंड है। अब दृढ़ पिंड का अगर मैं माइक्रो लेवल पे स्टडी करूं, तो एक अणु ये रहा, एक और अणु, एक और अणु, एक और अणु, ये सारे के सारे इसके अंदर अटैच हैं। दैट मीन दृढ़ पिंड। और ये आपका क्या बना, ये अणु, जिसको मैं बोलता हूँ एटम है। तो एटम क्या दिखाई दे रहा है आपको, वेल डिफाइंड वे में अरेंज्ड है। देखिए आप ध्यान से। अब आप इस दृढ़ पिंड पे कोई सा भी बल लगाते हैं, जैसे ही आप इसको फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या होगा, एटम टूट जाएंगे? नहीं, एटम टूटेंगे नहीं, एटम वहीं के वहीं रहेंगे, अपना ओरिएंटेशन एक वेल डिफाइंड पाथ में चेंज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने इस पे बल लगाया, तो इसके अंदर, इस मार्कर के अंदर जितने भी एटम हैं, अगर ये रिजिड बॉडी है तो क्या करेगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसके अंदर जितने भी अणु, एक अणु भागेगा तो दूसरा अणु उसी डायरेक्शन में भागेगा। ये अणु इस डायरेक्शन में जाएगा, मान लो इधर फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पर, तो ये अणु भी इधर ही शिफ्ट होगा, ये अणु भी इधर शिफ्ट होगा, ये भी इधर शिफ्ट होगा, ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। ठीक है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है, दृढ़ पिंड हम अगर बात करें दृढ़ पिंड की अगर हम बात करें, तो ये जो दृढ़ पिंड है
इनकी जो अणु हैं, इनके बीच का जो गैप है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इनके गैप में कोई ऐसा परिवर्तन ना आए। ऐसा ना हो कि भैया आपने फोर्स लगाया, ये रहा भैया दृढ़ पिंड के 6 मान लो एटम है, 6 इसमें अणु हैं, तो आपने फोर्स लगाने पे एक अणु इधर भाग गया, एक अणु इधर भाग गया, एक अणु इधर जा रहा है, एक अणु उधर भाग रहा है, ऐसा ना हो। अणु वेल डिफाइंड में, एटम जो है वेल डिफाइंड पाथ पे ही चले, और एक के बीच में जितना गैप है, एक अणु और दूसरे अणु के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप मेंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका हर एक ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? दृढ़ पिंड कहलाएगा, रिजिड बॉडी कहलाएगा। ठीक है, आप क्लास 12th में आएंगे, आप क्लास 12th की केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है सॉलिड के बारे में, तो उसमें बताया गया है कि इंटरमोलिकुलर जो स्पेसिंग है रिजिड बॉडी पे ही एनालिसिस करी गई है, वो इस फिक्स रहती है। आप फोर्स लगाएंगे तो जो ये गैप बना हुआ है वो गैप हमेशा बना हुआ चला जाएगा। तो अगर इस तरह की बॉडी है तो उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी। अब बच्चों हम बात करते हैं दृढ़ पिंड जो है उनकी गतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, दृढ़ पिंड की गतियाँ, दृढ़ पिंड की गतियाँ यानी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब आपने रिजिड बॉडी समझ ली, रिजिड बॉडी क्या है आपके सामने। अब बात कर रहे हैं हम दृढ़ पिंड की गतियाँ, कौन कौन सी गति हो सकती है। बच्चों आपके सिलेबस में वैसे तो 2 मोशन हैं, लेकिन बात करें आपके सिलेबस में जो 2 गतियाँ बताई गई हैं, लेकिन एक्चुअल में गतियाँ 3 हैं। अगर पहले में गति की बात करूँ मैं, तो पहली गति जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्थानांतरीय गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। सेकंड गति को बोलते हैं हम घूर्णीय गति, घूर्णीय गति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। और थर्ड वन वाला जो है आपका, उसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन, घुमाव गति, जिसको बोलते हैं हम रोलिंग मोशन। तो यहाँ ब्रीफिंग है, सिलेबस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फोकस जो करना है वो स्थानांतरीय गति और घूर्णीय गति पे करना है। दैट मीन ट्रांसलेशन मोशन और घूर्णीय गति पे रोटेशनल मोशन। तो बच्चों ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन से बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रोलिंग मोशन से भी आता है, रोलिंग मोशन भी समझा दूँगा। अब स्थानांतरीय गति की बात करूँ, स्थानांतरीय गति के लिए मैं समझाऊँ आप लोगों को कि मान लीजिए मैं इस मार्कर को, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जाता हूँ। एक जो इंक्लाइंड प्लेन है मेरे सामने, उस पे लेके गया। चलिए स्थानांतरीय गति, आप पहले हेडिंग लगाइएगा मेरे साथ में। फर्स्ट नंबर पे है स्थानांतरीय गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेशनल मोशन। अब बच्चों मान लीजिए ये आपकी अर्थ हो गई, और ये एक पार्क में आप लोग जाते हो, और पार्क की ये हो गई स्टेयर, सीढ़ियाँ जिस पे, और यहाँ पर एक शरारती बच्चा है, उसने क्या किया, एक छोटा सा ब्लॉक लिया। ये लीजिए भैया, ये क्या है, ये कोई पिंड है, चलो इसे दृढ़ पिंड ही बोल देते हैं। ये दृढ़ पिंड है, रिजिड बॉडी है। अब मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, अब इसने इस पोजीशन पर, पोजीशन नंबर ए पर इस डस्टर को या इस दृढ़ पिंड को रख दिया। तो रखने पर क्या होगा, रख के उसने छोड़ दिया, उस बच्चे ने, बहुत शैतान बच्चा है वो, तो उस बच्चे ने छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये जो दृढ़ पिंड है वो धीरे 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 करते 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 वो नीचे आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? यानी उसकी पोजीशन आप देखेंगे, मान लो t=0 सेकेंड, आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं उसको, तो आप बच्चे की बस जस्ट फिंगर उसने ऐसे रखी हुई है, लेकिन जैसे ही वो फिंगर को हटाएगा आपका टाइम स्टार्ट हो गया,
और टाइम स्टार्ट होते ही होते ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपकी दृढ़ पिंड है, वो धीरे धीरे करके इस डायरेक्शन में नीचे की ओर खिसकने लगेगी। यानी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो एक सीधी रेखा में चल रही है, मतलब ये लाइन अगर हम बोले तो इसी लाइन के अलोंग ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने छोड़ा तो ये जो आपका डस्टर था या दृढ़ पिंड था वो पहले तो ऐसे चला, फिर उसके बाद घूम के इधर आ गया, फिर इधर आ गया, उल्टे सीधे तरीके से। ऐसा तो नहीं हो रहा। आप जैसे छोड़ेंगे वैसा ही सीधी लाइन में जाएगा वो। तो अगर इस तरह का मोशन हो रहा है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन मोशन या फिर स्थानांतरीय गति। तो ट्रांसलेशन मोशन समझ में आ गया। एक ही लाइन में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका दृढ़ पिंड है, इस दृढ़ पिंड में जितने भी एटम्स हैं अंदर, मैंने अभी समझाया था, तो वो एटम ना एक वेल डिफाइंड पाथ में ही चल रहे हैं। देखिए इसी डायरेक्शन में चलते हुए नीचे आएंगे। तो अगर इस तरह का मोशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं स्थानांतरित गति या ट्रांसलेशन मोशन। तो मैं समझता हूँ स्थानांतरित गति में और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए स्थानांतरित गति का। तो मान लीजिए एक वो बच्चा है या आप हो, बहुत बड़े हो गए हो, ठीक है, और ये अर्थ है और ये ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक मैं मानता हूँ 20 kg का, और आप इस पे एक समान तरीके से तीनों बंदे हैं या 4 बंदे हैं, ठीक है, वो 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक डायरेक्शन में। तो भाई जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं है कि ये बॉडी कुछ समय बाद आप देखेंगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ये बॉडी यहाँ की इस ए पोजीशन पे जाने के बजाय वो कहीं इधर चली जाए या इधर चली जाए, या तुम फोर्स लगा रहे हो तो मैं ही धक्का देके पीछे हो जाए ना, वो एक डायरेक्शन में ही जाएगी ना, बिल्कुल सीधी रेखा में। उसको बोलेंगे स्थानांतरित गति या ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन हमेशा जो अणु हैं, वो जो एटम्स हैं, वो एक ही लाइन वेल डिफाइंड पाथ में ही मोशन करते हैं जब उनको फोर्स मिलता है। सेकेंड बात करते हैं हम घूर्णीय गति की। घूर्णीय गति या घूर्णन गति, जिसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। रोटेशनल मोशन क्या हुआ, एक एक्सिस, पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। घर में वॉशिंग मशीन देखी होगी, रोटेट हो रही है। वॉशिंग मशीन का जब आप कपड़े वगैरह धोते हो तो आप देखते हो एक बीच में पैनल जो बना हुआ है, उसके अराउंड ही जो उसका व्हील है वो मूव कर रहा है। तो मान लो एक एक्सिस है और इसके अराउंड इस तरह से घूमना, ठीक है। लट्टू आप लोगों ने बहुत बचपन में खेले होंगे। लट्टू को आप ऐसे करके घुमाओ, मैंने तो कभी खेला नहीं। घुमाओगे तो वो लट्टू एक एक्सिस के अराउंड घूमता रहेगा, गोल 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 गोल। तो उसको बोलेंगे हम घूर्णीय गति। क्या बोलेंगे हम, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की बात करें, एक रोटेशनल मोशन एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। आप एक बॉल लीजिए, क्रिकेट सब खेलते हैं, पता है मुझे। क्रिकेट की बॉल लीजिएगा, क्रिकेट की बॉल को ना आप स्पिन कराइएगा। बॉल जब आप लेंगे, आप स्पिन कैसे करेंगे, बॉल को लेके आप करें ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, एक एक्सिस के अराउंड बॉल ना गोल गोल घूमेगी। उसको क्या बोलेंगे हम, एक एक्सिस के अराउंड गोल बॉल का घूमना, वो कहलाएगा तुम्हारा रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गया। तो एक एक्सिस, कोई सी भी एक्सिस हो सकती है। अब जैसे बॉल की एक्सिस ले रहे हो तो बॉल आपकी लेदर की, किसी की भी हो, तो लेदर की एक बॉल जैसे आपने घुमाया ऐसे करके, तो वो एक एक्सिस के अराउंड घूम रही है। तो जैसे ही वो घूमी उसको बोलेंगे हम घूर्णीय गति, रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं तीसरे मोशन की, जिसको बोलते हैं हम रोलिंग मोशन। तो जो रोलिंग मोशन है ये ट्रांसलेशन, जिसे मैंने अभी स्थानांतरित गति बोला, और रोटेशनल जिसको मैंने बोला घूर्णीय गति। यानी मैं लिख देता हूँ स्थानांतरित गति प्लस घूर्णीय गति, इन दोनों का क्या रहता है भाई साहब, कॉम्बिनेशन रहता है। स्थानांतरित गति मतलब बॉल आगे बढ़ रही है एक लाइन में, घूर्णीय गति बॉल घूम भी रही है। आप कैसे एग्जांपल लेंगे, बॉल लेंगे, बॉल को आपने स्पिन कराया, जैसे ही आपकी बॉल स्पिन होगी, ठीक है, आप बॉल फेंक रहे हैं तो बॉल घूमती हुई जा रही है, टर्न ले रही है, बॉल घूमती हुई जा रही है, तो कौन सी गति हो गई, रोटेशनल हो गई। और बॉल आगे बढ़ रही है, स्थानांतरित गति हो गई। तो हो गया ना कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो बच्चों एक चीज़ और बता दूं मैं इसमें,
इन तीनों मोशन में हमने एक चीज़ देखी, हम तीनों चीज़ों को हम स्टडी तो कर ली हमने गति के बारे में कि स्थानांतरी गति ट्रांसलेशन मोशन हो गया, या रोटेशनल मोशन हो गया घोड़े गति, या फिर तीसरे नंबर पे मैंने बात किया रोलिंग मोशन की। रोलिंग मोशन क्या है, कॉम्बिनेशन हो गया स्थानांतरी और घुड़ी का, बॉल आगे भी बढ़ रही है, ठीक है, तो स्थानांतरी गति, और घूमते हुए बढ़ रही है घोड़े गति हो गई। तो हम ये तीनों तो स्टडी कर लेंगे, लेकिन हम अगर एक एक पार्टिकल की स्टडी करें, मान लीजिए आपने बॉल की एग्जांपल लिया, इस बॉल के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे एटम हैं, छोटे 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 छोटे। अब आप एक एटम की अगर आप स्टडी करेंगे तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। आज तक इतनी टफ टास्क हो गई है कि आज तक कोई ना निकाल पाया कि भैया इसका कैसा मोशन रहेगा, इस एटम का कैसा मोशन रहेगा, इस एटम का कैसा मोशन रहेगा, इस वाले एटम का कैसा मोशन रहेगा जब ये घूम रहा है। तो उस केस में हम बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र की, सेंटर ऑफ मास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चों आगे आने वाले लेक्चरों में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप आज हमने जो पढ़ा है वो इस चैप्टर का स्टार्टिंग से पहले तो हमने दृढ़ पिंड समझा, दृढ़ पिंड के बाद में हमने सारी की सारी गति के बारे में स्टडी किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टाइप की गति बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।